नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञान में इसके पहले हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं। अब ये आपका चौथा पाठ है, विद्युत धारा और चुंबकत्व। पाठ का नाम है विद्युत धारा और चुंबकत्व। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि विद्युत धारा क्या होती है और चुंबकत्व क्या होता है। तो विद्युत धारा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के घरों में जो है कि बिजली की जो है कि प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो है कि आपके बल्ब या जो है कि ट्यूबलाइट या जो भी मतलब कि यंत्र हैं सब चलते हैं विद्युत धारा से। अगर यही मालूम है विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं होती तो आपके घरों में जितने सारे यंत्र हैं सब बंद हो जाते हैं। आपके घर जो है कि एकदम अंधकार में हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग को मालूम होगा कि हमारे घर जो है कि कितने अंदर साइड में रहते हैं, सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसीलिए हमारे घरों में दिन भर जो है कि लाइट जलते रहती है। तो विद्युत धारा अर्थात किसी सुचालक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब कोई सुचालक वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होने लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वह जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि आपके बल्ब में या आपके ट्यूबलाइट के अंदर जो मालूम है तार है, जो टंगस्टन का तार लगा होता है, उस पे क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, कंपन करते हैं, और जिसके कारण जो है कि बिजली का अर्थात जो है कि वह बल्ब जो है कि चमकने लगता है। तो सुचालक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है अर्थात ये विद्युत धारा है। और चुंबकत्व का अर्थ आप लोग को मालूम होगा कि चुंबकत्व अर्थात किसी चीज का आकर्षण। जैसे आप लोग चुंबक को देखे होंगे, चुंबक जो होता है किसी सुचालक वस्तु, इसके अलावा जो है कि आप लोग जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा है, टंगस्टन है, इसके अलावा और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इनको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। अर्थात उसके अंदर चुंबकत्व का, आकर्षण का गुण पाया जाता है, तभी जो है कि उसको आकर्षित करता है। तो इस पाठ के बारे में हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखने से पहले आपको एक प्रश्न दिया गया है कि थोड़ा याद करो। आप लोग पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि थोड़ा याद करो परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं अणु और परमाणुओं से मिलकर बने होती है। चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर में भी मालूम है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो अणु और परमाणु कहलाते हैं। तो जो एकदम सूक्ष्मतम कण होता है जो हमको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसे पदार्थ को, ऐसे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस परमाणु में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि परमाणु के अंदर मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाम सुने होंगे। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। तो ये कण से जो है कि मिलकर जो है कि परमाणु बने होते हैं। और यह परमाणु मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। बिना जो है कि परमाणु और अणु को मिले जो है कि किसी पदार्थ की निर्मित नहीं हो सकती। जिस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं नहीं होती तो हम जो है कि एक दूसरे को दिखाई नहीं देते, हमारे शरीर का निर्माण नहीं होता है। वैसे ही मालूम है पदार्थ की जो निर्मित है अणुओं और परमाणुओं से बनी हुई है। अर्थात जो एकदम सूक्ष्म होता है वह परमाणु कहलाता है, जो उससे बड़ा होता है वो अणु कहलाता है। तो इस परमाणु के अंदर जो है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नामक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। और आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो परमाणु होता है वह जो है कि विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। विद्युतीय दृष्टि से उदासीन क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस परमाणु के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन दोनों की संख्या एक दूसरे के समान होती है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और जब दोनों की संख्या एक दूसरे के समतुल्य होती है, इक्वल होती है, तब ये क्या होते हैं, विद्युतीय दृष्टि से एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, अर्थात एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। अर्थात जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि अगर मालूम है रस्साकसी का खेल आप लोगों ने देखा होगा,
रस्साकशी के खेल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 5 लोग इधर से खींचते हैं, 5 लोग इधर खींचते हैं। जब दोनों के द्वारा लगाया गया बल समान होता है तो वह रस्सी को कोई खींच नहीं सकता, न इधर जाएगी न इधर जाएगी, एक जगह पे एकदम स्थिर होगी। ठीक वही हाल यहाँ पे होता है। परमाणु में जितना जो है कि प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब दोनों की संख्या एक दूसरे के समान होती है वे एक दूसरे को निष्क्रिय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आपको दिया है, देखते हैं क्या क्या है लिखा गया है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उसमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मालूम है वह जो है कि सुचालक वस्तु में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो चाहे न हो, लेकिन उसके अंदर धन आवेशित जो है कि प्रोटॉन और ऋण आवेशित कण पाए ही जाते हैं। अगर इसको मालूम है जब सुचालक वस्तु में किसी बाह्य वाहक के द्वारा अर्थात किसी सेल के द्वारा जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है तब इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तब उस सुचालक वस्तु में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं विद्युत धारा बह रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे मालूम है ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। आप लोग देखे होंगे जो जलप्रपात होते हैं जहां से जो है कि बिजली तैयार की जाती है, वहां पे आप देखेंगे तो ऊंचाई से पानी को नीचे छोड़ा जाता है और जिसके कारण उस पानी का बहाव होता है। अगर मालूम है दोनों पानी का जो अगर बहाव जो है कि अगर समान रहे उनका लेवल, तो आप देखेंगे कि पानी स्थिर हो जाता है, बहता नहीं है। और जब पानी स्थिर हो जाएगा, बहेगा नहीं, तो वह बिजली का निर्माण नहीं हो सकता। तो प्रपात में अर्थात बिजली के निर्माण के समय ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाता है और जिसके कारण क्या होता है, पानी का बहाव शुरू रहता है। उसी प्रकार से विद्युत धारा का है कि जब तक इसका प्रवाह जो कि बहाव नहीं होगा अर्थात इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है प्रवाहित नहीं होंगे, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखते हैं आगे और क्या क्या है इसके अंदर। देखिए जैसे आगे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, धारा विद्युत। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होती है। तो कोई संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होता है। एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग आसमान से बिजली गिरते हुए देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो सुने तो होंगे जरूर कि आसमान से बिजली गिरी और इतने लोग घायल हो गए। तो ये बिजली गिरना मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि आसमान में बादल होते हैं और हवाएं चलती हैं। जब बादल होते हैं आपको मालूम होगा कि बादल मालूम है बहुत सारे होते हैं और इन बादलों के बीच हवाओं के द्वारा हुआ क्या होते हैं, बादल प्रवाहित होते हैं, हवा बादल जो है बहते हैं। जब दो बादल एक दूसरे के करीब में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा उसके अंदर घर्षण निर्मित होता है, हवा के द्वारा घर्षण निर्मित होता है और उस घर्षण के द्वारा बिजली का निर्माण होता है। और जब बिजली निर्मित होती है आपको मालूम होगा कि जो बादल एकदम करीब के होते हैं, जो जमीन से एकदम करीब में होते हैं, अर्थात वह क्या होता है जमीन की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं जमीन की तरफ। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक पदार्थ जो है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सभी के अंदर जो है कि इलेक्ट्रॉन कण पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चल आवेशित होते हैं अर्थात ये जो है कि प्रवाहित होते रहते हैं। तो जब ये बादल जो है कि अर्थात बिजली जब पृथ्वी के करीब में आती है तब वह मालूम है उस पृथ्वी की तरफ क्या होती है, आकर्षित हो जाती है और जिसके कारण वह जो है कि नीचे चली जाती है और जिससे जो है कि धोखा होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जो बादलों के अंदर निर्मित होने वाली जो विद्युत धारा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके अलावा आप लोग को मालूम होगा कि कभी कभी मालूम है हमको हमारे शरीर में कोई झटके का अगर कोई घाव लगता है तो आपको मालूम होगा कि हमारा हाथ या पैर क्या होते हैं, सन्न हो जाते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि उसके अंदर करंट लग गया। अब वह करंट जो है कि सूक्ष्म
एकदम सूक्ष्म माध्यम से जो है कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, अर्थात हमको उसका आभास होता है उस संवेदना का, तो हमको मालूम पड़ता है कि वो करंट, अर्थात वहां से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने का जो मार्ग है वह जो है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्थात उस सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है, जो मालूम है हमारे मस्तिष्क तक उस सूचना को पहुंचाता है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है जैसे घरों के तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों के विद्युत प्रवाह से आप परिचित हो। बैटरी के धन आवेशित और ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कि घरों के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे आपको बिजली के बहुत सारे उपकरण हैं आपके घरों में, जो है कि बैटरी वगैरह होती है, इसके अलावा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपको मालूम होगा। इसके अंदर भी मालूम है 2 विभव पाए जाते हैं। अब इन दोनों विभवों के अंदर जब मालूम है विभवांतर निर्मित होता है, अर्थात इस चल इलेक्ट्रॉनों के कारण वह जो है कि उसके अंदर प्रवाहित होते हैं यह कण, और जिसके कारण क्या होता है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आपके मालूम है, चाहे बल्ब को ही ले लीजिए, आप देखेंगे नीचे हम लोगों ने एक विद्युत सर्किट का डायग्राम तैयार किया है, उसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों बिजली का जो है कि निर्माण होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर अर्थात 2 विभवों में अंतर। और विभव क्या है? धन आवेशित और ऋण आवेशित। आप लोग बैटरी देखे होंगे, उस बैटरी में मालूम है एक धन चिन्ह लगा होता है, एक ऋण चिन्ह होता है, और ये दोनों जो धन और ऋण चिन्ह है, इन दोनों के बीच जब विभवांतर निर्मित होता है, अर्थात इन दोनों के बीच अंतर होता है। अगर दोनों इक्वल होते, अर्थात इसके अंदर प्रवाहित होने वाले जो कण इक्वल अगर होते, तो इसमें बिजली का जो है कि निर्माण नहीं होता, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए इनके बीच में जो है कि विभवांतर निर्मित करना पड़ता है, और जिससे बिजली क्या होती है? प्रवाहित होती है। देखते हैं, आपको दिया गया है विभवांतर में कि जल प्रपात की ऊंचाई गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाला अंतर। इसी प्रकार 2 बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर की जो इकाई SI है, अर्थात उसमें क्या है? वोल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल प्रपात आपको बताया गया है, और जो है कि गर्म तथा ठंडे पदार्थ के बारे में। जल प्रपात के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जल प्रपात अर्थात जो है कि ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी का बहाव, ऊपर से जो पानी जब नीचे बहता है, अर्थात जिसके कारण जल क्या होते हैं? प्रवाहित होते रहते हैं, बहते हैं। अगर उनका लेवल एक जैसा रहेगा तो उसमें से जल प्रवाहित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा जो होती है गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर प्रवाहित होती है। कभी आप लोग देखे हैं कि ठंडे से गर्म की ओर जाता है? नहीं। अर्थात जो ऊष्मा होती है उस गर्म पदार्थ के बाद अगर कोई ठंडा पदार्थ रख दीजिए तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो ठंडा पदार्थ भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसका यह मतलब होता है उसके अंदर जो ऊष्मा है वो अधिक तापमान वाले पदार्थ से निम्न तापमान वाले की पदार्थ की तरफ क्या होती है? प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्युत धारा भी है उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर जो है कि बिजली का प्रवाह होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अर्थात 2 बिंदुओं के विभवों में होने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और इसी विभवांतर के कारण बिजली का अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और यह विभवांतर की जो इकाई आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, जो SI है, मतलब बड़ी इकाई, जिसको हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका विभवांतर हो गया। जब तक इन 2 विभवों में अंतर नहीं होगा तब तक जो है कि बिजली का निर्माण नहीं होगा, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप लोग देखिए, आप एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसको हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं, या आप परिपथ तैयार कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये डायग्राम जो है कि कुछ इस प्रकार से है, आपको मालूम होगा। ये आपको जो लाइनें खींची गई हैं, ये लाइन क्या है? विद्युत वाहक तार है, विद्युत वाहक तार है। अब इस तार में देखिए यहाँ पे सेल लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, और इस बैटरी के आगे यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, और यह जो है कि तार यहाँ पर जुड़ा है बल्ब से। और जैसे ही मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्किट को पूरी तरह से अगर आप जोड़ देते हो, और जब तक इसके अंदर सेल नहीं जोड़ते हो तब तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको मालूम होगा इन सभी के अंदर जो है कि कण पाए जाते हैं। कौन से कण? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह क्या है? विद्युतीय दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, उदासीन होते हैं, और इस उदासीन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल को ज्वाइन करते हैं। सेल मतलब क्या? आपको मालूम होगा कि कोई बाह्य बल, आपको मालूम होगा बाह्य बल, क्योंकि बिना बल लगाए किसी वस्तु में गतिशीलता नहीं आती है। मैंने आपको पहले बताया था, किसी पिंड को अगर गतिशील करना है तो हमको बल लगाना पड़ता है। तो वही कार्य जो है कि यहाँ पे जो है सेल बल का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगाता है, और उस बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। तो यह जो आप सेल देख रहे हैं, जैसे ही सर्किट में आप सेल को ज्वाइन करते हैं तब आप देखते हैं बल्ब क्या होता है? चमकने लगता है, क्योंकि यह सर्किट में से जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होते हैं? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, और जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यह कुंजी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, यह कुंजी को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर मालूम है समय समय पे हमको विद्युत धारा को खंडित करना रहता है, बंद करना रहता है, तो इसके अंदर चाबी लगी होती है, उस चाबी को हम आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए मालूम यहाँ पे कुंजी का उपयोग करते हैं। तो यह सर्किट डायग्राम आप घरों में आसानी से तैयार कर सकते हैं, और अगर आपको मालूम है विद्युत परिपथ पूछा जाता है तो ये आपको आकृति आपको मालूम होना चाहिए। तो यह सर्किट डायग्राम है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल मेरे प्यारे बच्चों, सेल के बारे में आप लोग को बहुत सारी जानकारियां हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं सूक्ष्म से लेकर विशालकाय, मतलब बड़े बड़े तक जो है कि सेलों का उपयोग करते हैं। विद्युत सेलों का आप लोग को देखे होंगे, जो घड़ी के अंदर आप लोग देखे होंगे कितना छोटा सा सेल होता है, इतने सूक्ष्म सेल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे पनडुब्बी होती है, उसके अंदर भी हम लोग सेल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से मतलब कई प्रकार के जो है कि सेल जो है कि आज उपलब्ध है। जो सेल हमको चाहिए आसानी से हमको प्राप्त होते हैं। देखते हैं सेल क्या है। किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है, ऐसे साधन को विद्युत सेल कहते हैं। अर्थात आपको मालूम होगा कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, एक समान प्रवाहित करने के लिए जो बाह्य स्रोत की हमको आवश्यकता पड़ती है वो क्या होता है? सेल होता है। और वह सेल आज आप लोग को मालूम होगा कि जो है कि विविध प्रकार के विद्युत सेल आज उपलब्ध है। हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब बहुत सारे सेल आज मार्केट में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी जो है कि आप लोग को सौर सेल का नाम मालूम होगा कि अभी मार्केट में जो है कि सौर सेल भी उपलब्ध है। अर्थात ये सौर सेल क्यों है? क्योंकि यह सेल जो है बिजली के द्वारा जो है कि सूर्य प्रकाश के द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको जो है कि सौर सेल के नाम से जानते हैं। तो मतलब अनेक प्रकार के सेल हैं, और इन सेलों देखेंगे हम लोग कि इस सेल में जो है कि कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी निर्मित कैसे होती है। तो इन सभी में सबसे पहले हम लोग एक सेल देखेंगे जिसका नाम है शुष्क विद्युत सेल। शुष्क विद्युत सेल के आप लोग देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको मालूम है इस प्रकार आपको दिखाई देता है। ये जो आपको देख रहे हैं यह शुष्क विद्युत सेल है, जिसको हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शुष्क विद्युत सेल बोलते हैं। और यह जो है कि आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस ड्राई सेल अर्थात शुष्क सेल को, हम इसकी जो है कि निर्मित कैसे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि शुष्क सेल तैयार करने के लिए आपको वो देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिया गया है कि एक अनुपयोगी शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहरी आवरण को निकालो, उसके अंदर एक सफेद आवरण दिखाई देता है। यह जस्ते का के धातु का बना होता है। यह सेल का ऋण ध्रुव होता है। अभी मेरे प्यारे बच्चों आप देख लीजिए इसको, ये सेल है। इस सेल का जो ऊपर का आपको लाल कलर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाह्य भाग को अगर आप इसको निकालते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार का भाग आपको दिखाई देता है।
और यह भाग आप देखेंगे तो अंदर का जो ये भाग है ये आपको सफेद कलर का दिखाई देता है, और ये सफेद कलर का जो भाग है यह अर्थात जस्ते की धातु का बना हुआ है। और यह जस्ते का जो भाग आपको ये दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का, इसको हम लोग ऋण ध्रुव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये जो है कि ऋण ध्रुव होता है, अर्थात ऋण बिंदु होता है, जिसको हम लोग मालूम है क्योंकि बैटरी के अंदर धन और ऋण ये दो ध्रुव पाए जाते हैं। तो वैसे ही मालूम है ये जो इसका बाहरी जो सफेद कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये ऋण ध्रुव है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस सफेद भाग को ऊपर से इसको तोड़िए। जब इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर मालूम है बहुत सारे पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, और वो सारे पदार्थ आपको मालूम होगा यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर भरे रहते हैं। अभी आप देखिए तो यह सेल का ऋण ध्रुव होता है। इस आवरण को हटाने पर जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है जिसमें विद्युत अपघट्य या विश्लेषी पदार्थ भरे होते हैं। यह अपघट्य जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भरी होती है। मेरे प्यारे बच्चों अभी ध्यान दीजिए, इसके अंदर जब ये सफेद कलर के आवरण को आप हटाते हैं तो इसके अंदर मालूम है बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और वह सारे पदार्थ जो है कि एक डिब्बे में अर्थात जो है कि एकदम इसको जो है कि भर के रखा जाता है। उसकी लुगदी होती है। लुगदी मतलब क्या? गीला प्रलेप होता है। जिस तरह से आप लोग रोटी बनाते हैं तो उसका आटा होता है एकदम गीला होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है कि यह पदार्थ होता है। और वह पदार्थ जो है कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये दो पदार्थ जो है कि उनकी लुगदी बनाकर जो है कि इसके अंदर भरा रहता है, और इन्हीं पदार्थों को हम लोग विद्युत विश्लेषी पदार्थ के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसको विद्युत अपघट्य भी नाम बोलते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस विद्युत अपघट्य के बीचों बीच में आप देखेंगे तो एक कार्बन की छड़ होती है, जिसको आप देख रहे हैं जो ये आपको ऊपर तक भाग दिखाई दे रहा है। यह ऊपर तक भाग ये कार्बन की जो छड़ होती है, जो मालूम है आपको इसको दिया गया है, अर्थात जिसके चारों ओर आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ होता है जो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। और वह कार्बन इलेक्ट्रोड होता है जो धन ध्रुव का कार्य करता है। किसका काम करता है? धन ध्रुव का। अब उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आपको मालूम होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आपको देखिए जिसको दिया गया है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ भरा होता है। अब इन सारे पदार्थों के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर बिजली का अर्थात विद्युत धारा का निर्माण होता है, अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसमें बिजली का निर्माण होता है, अर्थात विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर तीन चीजें आपको मालूम है कि इसमें जो रासायनिक पदार्थ हैं, एक तो आपको जो है कि जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये तीन रासायनिक पदार्थ हैं जो इसके अंदर भरे रहते हैं इस इलेक्ट्रोड के, अर्थात ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बाहरतम भाग में। और इन्हीं के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है अर्थात इस विद्युत विश्लेषी पदार्थ के साथ, तब उसमें जो है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इस जो है कि अर्थात जो है कि इस बैटरी का निर्माण होता है। और दूसरी बात आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बैटरी के अंदर जो निर्मित होने वाली विद्युत धारा है ये आपको मालूम है मंद गति से होती है। और इसी मंद गति से क्यों होती है? क्योंकि आपको मालूम होगा क्योंकि इसके अंदर गीला प्रलेप भरा होता है। इस गीले प्रलेप के कारण इसमें जो निर्मित होने वाली विद्युत धारा होती है वो मंद होती है, और मंद होने के साथ यह लंबे समय तक क्या होती है? चलती है, अर्थात लंबे समय तक इस सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमको ज्यादा मात्रा में बिजली का अर्थात विद्युत धारा को प्राप्त करना है तो हमको एक सेल के बदले कई सेलों का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके हमको मालूम है अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हम लोग मेरे प्यारे बच्चे देखे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे सेल के बारे में हमको देखना है जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो चीजें देखे, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत परिपथ और शुष्क विद्युत सेल,
और शुष्क विद्युत सेल की निर्मित किस प्रकार होती है। इतनी सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखे हैं और इसी के आधार पे केवल आपको 2 गृह कार्य आपको दिया हूं। पहला आपको दिया है कि विभवांतर किसे कहते हैं, दूसरा है शुष्क विद्युत सेल की निर्मित कैसे होती है। संक्षेप में आपको लिखना है कि शुष्क विद्युत सेल का जो है कि हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, वो आपको जो है कि यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको निर्मित कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पे सब चीजें लिख के बताया है। इसको आपको जो है कि करना है और आपको शुक्रवार और शनिवार को आपका जो ग्रुप है 8वीं क्लास का उसमें आपको भेजना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।